नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। चलिए आज फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है। साइंस के आज फिर आपको प्रश्न है। कल की सीरीज़ आपको जाहिर सी बात है जितने लोगों ने भी देखी होगी उन सबको बहुत मज़ा आया होगा उसको देख करके, ठीक है। और उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने बताए क्लास में वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं। आपको वो हमेशा वो चीज़ें याद रहनी चाहिए, तब तो आप जा करके उसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी सब लोग लाइव जुड़ जाएं, आप सभी लोग, है ना। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि बहुत से बच्चे ये परेशान रहते हैं ये सोच करके कि भैया ये कौन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या ये यहाँ पर लिख दिया है जूनियर एडेड तो क्या सिर्फ इसी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या और एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है। देखो भैया, पेपर है बहुत पास में जूनियर एडेड का, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए जितना इम्पोर्टेंट सेक्शन बन सकता है उसको कराते हैं हम, ठीक है। तो कोशिश हमेशा यही रहती है, क्या ये जनरल साइंस आपके और एग्जाम्स में काम नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो इस वजह से ये दिमाग से अपने फितूर निकाल दीजिए कि सिर्फ इसी के लिए है। ये जितने भी वनडे लेवल के एग्जाम्स में उसमें उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी इस एग्जाम के लिए है। तो बार बार कमेंट में ये लिख करके पूछना ही नहीं है गुरुजी हाई एग्जाम के लिए, हाउ एग्जाम के लिए, सब एग्जाम के लिए बाहो, ठीक। चलिए आइए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा कि दूध का औसत पीएच मान कितना होता है। जो आपका मिल्क होता है उसका औसत एक एवरेज पीएच मान अगर देखें, ठीक है, तो दूध आपका जो मिल्क है इसमें क्या आपको मिलेगा, मिल्क में याद रखें कि एक तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दूसरा कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा कैरोटीन भी पाया जाता है, ठीक है। जो पीला दूध हो जाता है कैरोटीन भी पाया जाता है ना। और अम्ल होने के कारण यह हल्का सा अम्लीय होता है। इसका जो एवरेज अगर पीएच मान देखेंगे बहुत हल्का अम्लीय होता है। ये 6.6 के पास में होता है। किसके पास में होता है? 6.6 के पास में होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपको बहुत सी किताबों में 6.4 भी देखने को मिले, ठीक है। अब ऑप्शंस के हिसाब से हमें क्या है यहाँ पे सही करना पड़ेगा, 6.6 सही करना पड़ेगा, ठीक है बात। तो क्या इस प्रश्न के लिए सारी बातें समझ में आ गई आप सभी को? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, मिल्क से कर्ड में, दही में बदलने वाले बैक्टीरिया का जो नाम है वो क्या होता है? वो क्या है जरा जल्दी से लिखिएगा। तो क्या होगा? जो मिल्क को, दूध को दही में कन्वर्ट कर रहा है उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में कन्वर्ट करता है, दूध को दही में कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है? ब्लड कैंसर को और भी क्या कहा जाता है, ये आपसे बात पूछी गई है, ठीक है। जरा जल्दी से ताबड़तोड़ आंसर करिएगा कि जो ब्लड कैंसर होता है उसको और क्या कहा जाता है, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ब्लड कैंसर को मेडिकल लाइन की भाषा में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ल्यूकेमिया, ठीक है। ब्लड कैंसर में बॉडी का जो पार्ट प्रभावित होता है सबसे ज्यादा वो होता है बोन मैरो। क्या होता है? बोन मैरो। समझ में आ गई बात? सबसे ज्यादा आपका क्या प्रभावित होता है? बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो का मतलब होता है अस्थि मज्जा, ठीक है। अस्थि मज्जा प्रभावित होती है, याद रखना है आपने, ठीक है। इसमें WBC की ज़्यादा, RBC की मात्रा पर भी फर्क पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा WBC की मात्रा पर फर्क पड़ता है, ठीक है। WBC को ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्स्ट्रा चीज़ें आपको याद रखनी है। किस नाम से जाना जा रहा है? ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। हाइपरमेट्रोपिया आपको पता है दूरदृष्टि दोष को कहते हैं। किसको कहते हैं? दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है। क्या बात समझ में आ रही है?
किसको कहा जाता है, दूरदृष्टि दोष को है। तो यहाँ पर रक्त कैंसर किससे संबंधित है, उसे क्या कहा जा रहा है, उसे ल्यूकेमिया नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, ल्यूकेमिया नाम दिया गया है। अगले प्रश्न पर आइए जरा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मांसाहारी में नहीं पाया जाता है। मांसाहारी जीवों में कौन सा विटामिन नहीं मिलता है ये आपको बताना है। मतलब कि आप ऐसे समझिए कि शरीर में संग्रहित नहीं होता है, ऐसे आपसे बात पूछा है। शरीर में संग्रहित नहीं होता है या बॉडी में स्टोर नहीं होता है, ये आपसे बात पूछी गई है। ठीक है, बॉडी में स्टोर नहीं होता है, इसको जरा आंसर कर दीजिए आप सभी लोग। क्या हो जाएगा भैया, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मांसाहारी में नहीं पाया जाता है, दैट इज विटामिन सी मेरा भैया। ठीक है, क्या है मेरा भैया, विटामिन सी जो है वह क्या है, मांसाहारी के शरीर में नहीं पाया जाता है, यह एक्सक्रीट मतलब शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है बात। और शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन डी होता है, सबसे तेजी से बनता है, जिसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, विटामिन बी2 का नाम राइबोफ्लेविन है। ठीक है, राइबोफ्लेविन है। और विटामिन के का नाम क्या है, नैप्थोक्विनोन है। ठीक है, ये आपने इनको याद रखना पड़ेगा, ये पूछे जाते हैं। इन चारों विटामिनों में से जो यहाँ दिए गए हैं, बी और सी जो हैं आपके, विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और जो आपका विटामिन के ई डी ए है, जिसको केड़ा के नाम से लोग याद रखते हैं, ये फैट सॉल्युबल होता है, वसा में घुलनशील होता है। ठीक है बात, समझ में आ गई बात। तो इन एक्स्ट्रा फैक्ट्स को आप एक प्रश्न से 4 प्रश्न बना करके चलिए, ताकि आपको सारी चीजें अगर अलग से पूछे तो वो भी याद रहें। ठीक है बात, तो समझ में आ गई बात आपको। तीसरे प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो 2 होगा। भैया देखिए, मैं समझाते हुए चलूंगा और आराम से चलूंगा। जिसको बहुत फास्ट करना हो, आप लोग हमेशा मेरा डायलॉग जानते हैं, वो मैं बार बार दोहराना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे भी खराब लगता है और आप लोगों को भी खराब लगता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए जाइए भैया। पनामा रोग किस निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। ठीक है, पनामा रोग जो है यार, पनामा रोग जो होता है ना, ये केला से संबंधित होता है। ठीक है, किससे संबंधित होता है, केला से संबंधित होता है। अगर मैं आपको एक रोग और कहूँ, लिटिल लीफ रोग, कल भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, यह छोटी पत्तियों से संबंधित है। किसकी, आपका अगर आम की भी हो जाती है तो आम में होता है और आपको नींबू में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आए भैया। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या होती है, मतलब वर्क और एनर्जी की अगर यूनिट देखें तो आप किसमें लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसमें लिखेंगे, वो जूल होता है। ठीक है, क्या होता है, जूल होता है इसकी यूनिट। एम्पियर किसका मात्रक है, कल ही हमने बात करी थी, यह धारा का मात्रक होता है। किलोग्राम किसका मात्रक है, यह द्रव्यमान का मात्रक है। मीटर किसका है, यह दूरी का है। और जितनी ये राशियां लिखी हैं, कार्य ले लो, ऊर्जा ले लो, ये क्या है, अदिश हैं। क्या है, अदिश है, इनका मात्रक जूल है। धारा भी क्या है, अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, द्रव्यमान भी क्या है, अदिश राशि है। दूरी भी क्या है, अदिश राशि है। स्केलर है सब। समझ में आ रही बात, मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, और अगर एनर्जी ऊर्जा की अन्य यूनिट्स की बात अगर आपने करनी है तो आप किलोवाट घंटा KWH लिखते हैं। अर्ग ERG अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में छोटा ई बड़ा वाला भी लिखते हैं। तो ये भी ऊर्जा की आपकी क्या है, कुछ अलग से यूनिट्स दी गई हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए आंसर हो जाएगा जूल। फाइन टू ऑल ऑफ यू। अगले प्रश्न पर आइए। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वाले द्वारा देख लें। केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी
केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी किससे संबंधित है? विद्युत चुंबक से, फोटो सेल से, विद्युत अपघट्य से या संचायक सेल से। ठीक है, आपको पता है कि रासायनिक ऊर्जा जो आपकी स्टोरेज बैटरीज होती हैं वो कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, वो कन्वर्ट करती हैं। संचायक सेल से ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? आपको पता होना चाहिए, वह संचायक सेल करता है। वह कौन करता है? वह संचायक सेल करता है, ये याद रखना है आपने। ठीक है, चलिए इस सब की पीडीएफ आपको डिस्कस विद श्री में मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्कस विद श्री में मिल जाएगी आपको। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर फोटो सेल की बात करेंगे, अगर आप यहाँ पर जो फोटो सेल है ये सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को मतलब लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस बात को भी याद रखना है आपने। ठीक है, चलें आपकी बात। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट ये काम नहीं कर रहा है, विद्युत चुंबक भी काम नहीं कर रहा है, पर छठे के लिए जो आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। सेरेब्रल पॉल्सी जो है ये कहाँ पाया जा रहा है? जरा जल्दी आंसर करिएगा आप सभी लोग। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं, ठीक, ये जो सेरेब्रल पॉल्सी होता है इसमें आपके मसल्स सही से प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, उनके ऊपर कंट्रोलिंग चली जाती है। आपकी जो टंग होती है वो भी डिसबैलेंस रहती है। ठीक है, तो सही से काम नहीं कर रहे होते विधिवत तरीके से, मतलब अपने आप कुछ न कुछ इधर उधर हरकतें करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये देखा जाता है, ये विकार जो है ये देखा जाता है छोटे बच्चों में देखा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों में देखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर छोटे बच्चों में पाया जाता है, कुछ और स्टेजेस पे भी होता है। ठीक है, इवन दो भ्रूण अवस्था में भी ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन सेरेब्रल पाल्सी जो है, ठीक है, इसको एक्चुअली पाल्सी लिखा है, ये PALSY है, पाल्सी है, इसको फाल्सी भी कहते हैं। छोटे बच्चों में ये देखा जाता है जिसमें मसल्स, मांसपेशियां, जीभ की मांसपेशियां सही से प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती हैं। ठीक है, अगले, रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? तुलसी के पत्तों पर, करी के पत्तों पर, गुलाब के पत्तों पर, या मलबरी कहते हैं शहतूत को। शहतूत को जरा बताएंगे कि रेशम के जो कीड़े हैं, रेशम के जो कीड़े हैं वो किस पर पलते हैं? ठीक है, तो रेशम की जो शुरुआत हुई थी ये चाइना के एक राजा ने देखा था, अपने महल में एक पेड़ था, उसको देखते हुए बताया था कि यार मैं इसको रोज साफ करवाता हूँ, इस पे साला जाले कहाँ से लग जाते हैं। ठीक है, तो वहीं से जालों को उन्होंने देखा कि यार ये तो काफी मजबूत रेशे टाइप का है, तो वहीं से रेशम मार की जो शुरुआत हुई है उसी इंसिडेंट के बाद से होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वो जो पेड़ था उसके दरबार में वो किस चीज का पेड़ था? वो शहतूत का पेड़ था। ठीक है, क्या था? शहतूत। आप लोग खाए होंगे, स्ट्रॉबेरी का छोटा वाला भाग होता है, स्ट्रॉबेरी का मतलब कि छोटा पार्ट ऐसे होता है, स्ट्रॉबेरी अलग चीज है लेकिन उसके जैसा ही दिखता है शहतूत आपका। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं जरा अगले प्रश्न पर। ग्रेगर जॉन मेंडल का आनुवांशिकता का मूल नियम किस सब्जी पर उनके द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है? जो मेंडल जी है उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था आनुवांशिकता था, उन्होंने किस फसल को लिया था? मटर को लिया था, मक्का को लिया था, बीन्स को लिया था या शतावर को लिया था? तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, आनुवांशिकता का जो मूल नियम उन्होंने दिया था, ठीक है, वो किस पौधे के ऊपर कार्य करके उन्होंने इस चीज को निर्धारित किया था? ये आपके समक्ष ऑप्शंस हैं, जरा जल्दी से आंसर कर दीजिए। मटर है, मक्का है, बीन्स है, क्या है? आपको पता है वह मटर का पौधा था, ठीक है, जिसके ऊपर इन्होंने क्या किया था? अपना एक्सपेरिमेंट किया था। बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? ठीक, चलिए आगे आइए। इनमें से कौन सा स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है? अजनबी गैस के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन है भैया? जेनॉन, रेडॉन, फ्रेयॉन, क्रिप्टॉन। ठीक है, तो स्ट्रेंजर गैस मतलब अजनबी गैस के नाम से, अजनबी गैस के नाम से किसको जाना जाता है? किसको जाना जाता है? आपका जेनॉन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जेनॉन गैस को जाना जाता है, तो याद रखिएगा ये।
ठीक है। जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, ये जो तीनों लिखी हैं ये सब के सब क्या हैं, अक्रिय गैस हैं। फ्रेऑन्स को छोड़ करके, फ्रेऑन्स कहाँ भरी जाती है मैं आपको बता देता हूँ, रेफ्रिजरेटर्स में, रेफ्रिजरेटर्स में, एसी एयर कंडीशनर्स वगैरह में ये फ्रेऑन्स भरे जाते हैं। अच्छा, रेडॉन के बारे में ध्यान रखिएगा, यह एकमात्र ऐसी गैस है, एकमात्र ऐसी गैस है, ऐसी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती, वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ठीक है, वायुमंडल में नहीं पाई जाती। कौन भैया, रेडॉन। लेकिन आपको स्ट्रेंजर गैस पूछा है तो उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, जेनॉन हो जाएगा। बात समझ में आ गई आप सभी को? अगले प्रश्न पर आइए, ठीक है। अच्छा, बैच प्रारंभ हो चुका भैया बिहार दरोगा का, ठीक है। बिहार दरोगा प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक ही बैच में कराई जा रही है। बहुत, जिसको कुछ भी इंक्वायरी लेनी हो, ठीक है, मैं अभी आपको लास्ट में नंबर बता दूंगा, आप उस नंबर पर, यहाँ पर सॉरी लिखा भी हुआ है 7007734525 पर आप पूरी इंक्वायरी ले सकते हैं। बहुत ताबड़तोड़ बैच चल रहा, ठीक है। मानव शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? यूरिया का सिंथेसिस किस अंग में होता है? जरा जल्दी आंसर करिएगा, ठीक है। वृक्क में, किडनी में, यकृत में, फेफड़ों में या आंत्र में, ठीक है। जरा जल्दी से आंसर करिएगा। आपको पता है कि जो नाइट्रोजनी पदार्थ है उसको यूरिया में कन्वर्ट करके शरीर से किडनी बाहर करती, लेकिन कन्वर्जन हो कहाँ रहा है, किस जगह हो रहा है? तो याद रखिएगा वह यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। यकृत ही बाइल जूस का निर्माण भी करती है, पित्त रस का निर्माण करती है। यकृत का वजन 1.5 किलो के आसपास है, हमने कल की भी बात की थी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्रंथि है ना। सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है, सबसे बड़ा आंतरिक भाग होता है आपका, इंटरनल ऑर्गन होता है, ठीक है। इसके बारे में, वृक्क के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। किडनियाँ कितनी होती हैं? 2 होती हैं शरीर में। यह एक्सक्रेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करती है, उत्सर्जी अंग की तरह कार्य कर रही होती हैं, ठीक है। ये जिस विधि पे काम करती है उसको डायलिसिस कहा जाता है, अपोहन विधि कहा जाता है। किडनी 1 मिनट में तकरीबन 1200 सीसी ब्लड को प्यूरिफाई कर देती है, ब्लड प्यूरिफाई कर देती है ये, ठीक है। इसकी जो कार्यात्मक, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है उसको क्या कहते हैं? उसको नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको नेफ्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में याद रखना है आप सभी ने। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो इस प्रश्न के लिए आंसर हो गया दूसरा। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? बहुत ही मस्त प्रश्न है, ठीक है। सजीव एवं निर्जीव मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन पर किसको माना जाता है? नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन पर किसको माना जाता है? सीमा रेखा पर किसको माना जाता है? तो याद रखिएगा यह वायरस को माना जाता है। किसको माना जाता है? वायरस को माना जाता है, विषाणु को माना जाता है। विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी, इवानोव्स्की ने की थी, ठीक है, इवानोव्स्की ने की थी। और अगर यहीं जीवाणु की बात आपसे करें तो जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी, ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने की थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इस प्रश्न के लिए आंसर हो जाएगा विषाणु। क्या हो जाएगा? विषाणु। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। तो याद रखिएगा सजीव और निर्जीव के बीच का क्या है आपका? ये विषाणु है। क्लियर? अब जरा आइएगा, ताप या ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है? एनेस्थेटिक, एंटीपायरेटिक्स, एंटीहिस्टामिस या ट्रैंक्विलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बार जरा आंसर करने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग, ठीक है, कि ताप या ज्वर को कम करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? जरा जल्दी से आंसर कर दीजिए भैया, जरा जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्या हो जाएगा इसमें से? क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? जैसे एंटीपायरेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीपायरेटिक्स जैसे एस्पिरिन होता है, एस्पिरिन क्या है आपका? एक प्रकार का एंटी
पायरेटिक है, ठीक है। एंटीपायरेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। एनेस्थेसिया का इस्तेमाल, एनेस्थेटिक्स का इस्तेमाल तो बेहोश करने के लिए, आपकी इंद्रियों को एकदम सुस्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन ताप और ज्वर को कम करने के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो एंटीपायरेटिक्स, उसका एग्जाम्पल मैंने एस्पिरिन लिखा है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है। कुछ आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी सहायता से वायुमंडल में क्या किया जाता है, पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है, रिसाइकलिंग होती है, उनको क्या कहते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? उनको अगर मैं कहूं आपसे तो डिकम्पोजर्स कहा जाता है, आप अपघटक कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या काम करते हैं? जैसे अगर मैं कहूं नाइट्रोजन है, तो अगर कोई जानवर मरा तो उसको सड़ा गला करके वापस नाइट्रोजन को क्या करते हैं, वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो ये जो पूरा चक्र है, इसको ये चालू रखने में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं आपके कौन भैया? जो सूक्ष्म जीव होते हैं, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और फर्दर और भी चीजें ये करते हैं, सिर्फ यही काम नहीं कर रहे हैं, और भी चीजों को करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं तो चीज़ों को सड़ा गला करके खाद बना देते हैं, वापस बना देते हैं, है ना। तो वापस सारा न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व कहाँ मिल गया? मिट्टी में मिला गया, ठीक है। तो वातावरण में जो भी चीज़ों की रिसाइकलिंग वहाँ हो रही है, ठीक है, उसके लिए ये काम कर रहे होते हैं। तो वायुमंडल ही नहीं, और भी जगहों पर ये न्यूट्रिएंट्स को बराबर वापस बैठाने का कार्य कर रहे होते हैं अपघटक आपके। अगले प्रश्न पर आइए। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? यहाँ यार पीछे की ओर मुड़ने का मतलब है अपने आप को हल्का बैलेंस करके आगे पीछे एक ही जगह पे खड़ा रह करके आगे पीछे कर सकता है। वरना कहोगे आगे देख रहा है, पीछे उड़ता जा रहा है, वाह भगवान ने गजब लीला करी है भैया, अगवों के बजाय पिछुओं उड़ रहा है ना। तो उसका तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता यार, आगे भी देख रहा है, पीछे भी उड़ रहा है, बहुत सही है, ठीक है। चील पीछे से आ रही है तो आगे उड़ रहे हो, आगे से आ रही है तो पीछे उड़ रहे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो आपकी हमिंग बर्ड होती है, हमिंग बर्ड जो होती है, हमिंग बर्ड ये सबसे छोटी बर्ड है, पृथ्वी पर मौजूद सबसे छोटी बर्ड जो है हमिंग बर्ड है, स्मॉलेस्ट बर्ड ऑन प्लेनेट, अभी तक जो खोजी गई है वो यही है, हमिंग बर्ड है। और यह हल्का पीछे की ओर भी उड़ सकती है, ठीक है, हल्का पीछे की ओर उड़ सकती है। एक्चुअली अपने आप को एक जगह पर बैलेंस करके, एक जगह पे बैलेंस करके अपनी मुंडी, अपने शरीर को आगे पीछे कर सकती है। इस वजह से इसको कहा जा रहा है कि पीछे की ओर उड़ सकता है, पूरी तरह से नहीं, लेकिन हाँ यह इस तरह से शिफ्टिंग कर सकता है बैकवर्ड, इस वजह से ये प्रश्न पूछा गया है। तो 15वां का आंसर हो जाएगा सी, तोता, कबूतर, घरेलू गौरैया, ठीक है, मोर, नेउर नहीं, नेउर नहीं, क्या बोलते हैं, मोर कह लो, तोता हो गया, कबूतर हो गया, चील हो गया, है ना, तीतर हो गया, मुर्गी हो गई, मुर्गा हो गया, इन सब का नाम मत लीजिएगा। यहाँ पर है आपका गुंजन पक्षी, क्या हो जाएगा? गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड। नेक्स्ट प्रश्न पर आए भैया। बोसॉन का संबंध इनमें से किस वैज्ञानिक से है? आपने हिग्स बोसॉन का नाम सुना होगा, ठीक है, और बोसॉन पार्टिकल का नाम आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे एस.एन. बोस जी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। किसके नाम पे रखा गया है? एस.एन. बोस जी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। बोसॉन एक एंटी पार्टिकल है और इसका संबंध जो है वो साइंटिस्ट एस.एन. बोस जी से है। किससे है? एस.एन. बोस जी से। मेरा नाम अब बोस हटा दो तो आगे मेरा ही है। अब भैया मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, है ना, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा जंतु है? ये जो आपके सामने दिए गए हैं, इनमें सबसे बड़ा विशालतम स्तनधारी बोला है, मैमल बोला है, मैमल बच्चों को जन्म दे रहा है, जरा जल्दी से आंसर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? हाथी, वेल, डायनासोर, गैंडा। अब यहाँ पर जो जीवित हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। बताएंगे कौन है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा स्तनधारी वेल है। वेल है, वेल मछली नहीं है,
ये एक स्तनधारी है, मैमल है, बच्चों को जन्म देती है। सांस पानी की सतह पर आकर के लेती है, पानी की सतह के ऊपर लेती है सांस आकर के, पानी में नहीं लेती है, पानी के सतह के ऊपर। ठीक है, याद रखिएगा आप, है ना। सबसे बड़ा हृदय भी इसी का है, जिसका वजन तकरीबन 200 किलो के आसपास है। समझ में आ गई बात। चलिए अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कीट के 3 जोड़ी पैर होते हैं? 3 जोड़ी पैर, जरा जल्दी बताइए। मकड़ी के, जूं के, एपिस के, या बी और सी दोनों के? बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां पर कीट कहा गया है, कीट कहा गया है, इंसेक्ट कहा गया है। जरा आंसर कर देंगे, किसके किसके 3 जोड़ी पैर होंगे? इसमें से आप आंसर कर दीजिए जरा। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैंने आपको बताया है जूं के, खटमल के, ये सब क्या है? कीट वर्ग में आते हैं, जबकि मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आती है। मकड़ी के 4 जोड़ी पांव होते हैं। ठीक है, 4 जोड़ी पांव होते हैं, जबकि कीटों की यह पहचान होती है कि उनके पास कितने जोड़ी पांव मिलेंगे, आपको 3 जोड़ी पांव मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी। ठीक है, कीट वर्ग में हमेशा याद रखिए 3 जोड़ी पांव होते हैं। कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कीटों की एक विशिष्ट पहचान क्या है, कि भैया इनके पास 3 जोड़ी पांव पाए जाते हैं। कितने जोड़ी पांव? 3 जोड़ी, मतलब कुल पांव की संख्या 6 होती है। अगले प्रश्न पर आइए, सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? ठीक है, हाथी, गैंडा, ऊंट या ब्लू व्हेल? अरे भैया, सबसे बड़ा बच्चा किसके पैदा होते हैं? जरा जल्दी से आंसर करेंगे। ये आपके समक्ष प्रश्न है, अभी हमने देखा। ये कॉमन सेंस भी अगर आप लगाएंगे ना इसमें, तो आंसर कर ले जाएंगे। ठीक है, इसको आंसर कर ले जाएंगे, है ना। इसमें कुछ करना थोड़ी है यार। ये बताओ, सबसे बड़ा स्तनधारी है तो उसका शावक भी, बच्चा भी क्या होगा? वो नीली व्हेल ही तो करेगी, नीली व्हेल ही तो करेगी। अब इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं आपसे। अब इसमें बताओ, क्या कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है? लेकिन हाँ, लोग कंफ्यूज होंगे, यार इतना सरल कैसे दे सकता है? तो ये पूछी जा सकती हैं चीजें। तो क्या हो जाएगा भैया? नीली व्हेल। अगले प्रश्न पर आइए, लुई पाश्चर ने किस चीज की खोज की? पोलियो के टीके की, इंसुलिन की, रेबीज रोधी टीके की, या पेनिसिलिन की? ठीक है, तो यहां पर जरा देखिएगा, लुई पाश्चर के बारे में बात किया गया है। लुई पाश्चर ने रेबीज रोधी टीका, रेबीज को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया में एक हाइड्रो का मतलब होता है पानी, फोबिया का मतलब होता है डर। जिस व्यक्ति को होता है उसको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। यह विषाणु जनित रोग होता है, यह विषाणु जनित रोग होता है जो कि कुत्ते, बिल्ली, खरगोश इत्यादि के काटने पर होता है। और इसकी खोज किसने की है? लुई पाश्चर ने की है। ठीक है, किसने की है? लुई पाश्चर जी ने इस टीके की खोज की है। ठीक है, चलिए अगर मैं कहूं पोलियो के टीके की खोज किसने की है, तो जोन्स साल्क ने की है। किसने की है? जोन्स साल्क ने की है, याद रखिएगा। इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की है। किसने की है? बेंटिंग ने की है, इसको याद रखना है आपने। पेनिसिलिन की खोज किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है, इसकी बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? क्लियर है? क्लियर है। इंसुलिन हार्मोन है ना। और आपका आगे चलिए, ठीक है। तो जोन साल्क, ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रखने हैं। एग्जाम में आपसे किसी भी वक्त ये पूछे जा सकते हैं, तो कहां से आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए। अच्छा, एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो बैच है वो ताबड़तोड़ चल रहा है। ठीक है, बहुत बेहतरीन साइंस मैंने पढ़ाई है इसमें, है ना। इवन दो चल भी रहा है, जिन बच्चों ने लिया होगा, जो ऑनलाइन मेरी क्लास भी देख रहे होंगे, उनको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, चलिए आगे आइए। प्रोड्यूसर गैस भैया, प्रोड्यूसर गैस इनमें से कौन है? प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस दो होती हैं, आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए, इनका फॉर्मूला पूछा जाता है। प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस का फॉर्मूला पूछा जाता है। ठीक है, वाटर गैस में हाइड्रोजन रहेगा, किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का जो मिक्सचर होता है उसको वाटर गैस कहते हैं। और प्रोड्यूसर गैस में क्या रहता है आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण रहता है। बात समझ में आ गई है आपको?
ठीक है। तो CO2 कहीं नहीं रहेगा, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर गैस पूछेगा तो ये आंसर करना है, और वाटर गैस पूछेगा तब किसका आंसर करना, पहले वाले का आंसर करना, ठीक है बात। ये ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, वेल्डिंग वगैरह में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आइए भैया। लहसुन जो होता है उसमें विशिष्ट जो गंध होती है उसके लिए कारण क्या होता है, क्लोरो यौगिक, फ्लोरो यौगिक, सल्फर के यौगिक होते हैं या ब्रोमो यौगिक, ठीक है। तो याद रखिएगा लहसुन हुआ, है ना, लहसुन हुआ, या प्याज में भी जो गंध हो रही है, प्याज छीलते वक्त जो आंसू आ रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इन सब में एलिसिन कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं। क्या पाया जाता है, एलिसिन, आपको ये नाम भी कभी कभी दे सकता है, और ये संबंध रखते हैं आपके सल्फर से। किससे संबंध रखते हैं, सल्फर से संबंध रखते हैं, तो सल्फर के यौगिक्स होते हैं ये, ठीक है बात। और याद रखिएगा प्याज छीलते वक्त जो आंखों में आंसू आ जाते हैं वो किसकी वजह से आ जाते हैं, वह सल्फेनिक अम्ल के कारण आते हैं। किसकी वजह से आते हैं, सल्फेनिक एसिड के कारण आ जाते हैं, सल्फेनिक अम्ल के कारण आंखों में आंसू आपके आ जाते हैं, ठीक है बात। क्या यह प्रश्न आपको सही से समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, परेशानी है तो जरा जरूर डील करें, इसकी बात करें हम, ठीक है। चले आगे चल सकते हैं हम, कोई दिक्कत, चलिए। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी वर्टिब्रेट्स किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अरे भैया रीढ़ की हड्डी जिनके पास है उनको किस संघ में रखा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है यार, कई बार बता चुका हूं। उनको किस में रखा जाता है यार, किस में रखा जाता है, कार्डेटा संघ में रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है, कार्डेटा संघ में रखा जाता है। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स का मतलब ही होता है रीढ़ के हड्डी वाले प्राणी, इनको कहाँ रखा जाता है, इनको कार्डेटा संघ में रखा जाता है। किस जगह रखा जाता है, कार्डेटा संघ में रखा जाता है, इसको याद रखना है आपने। अगले प्रश्न पे आइए। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, ईस्ट है, एसिटेबुलेरिया है, एसिटोबैक्टर है, अमीबा है, जरा जल्दी से आंसर करिए तो क्या हो जाएगा। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है भैया, आप सभी को पता है, वो एसिटेबुलेरिया है। क्या है, एसिटेबुलेरिया है, ठीक है। ये प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आते हैं। और याद रखिएगा ये तो लार्जेस्ट एनिमल है, इसका सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट इसका प्राणी है प्रोटोजोआ का। और स्मॉलेस्ट की अगर बात करेंगे, स्मॉलेस्ट की अगर बात करेंगे तो उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में, मतलब कि ग्रोथ, विकास करने में, ठीक है, डेवलप करने में और प्लस आपका प्रजनन करने में, रिप्रोड्यूस करने में सक्षम है, रिप्रोड्यूस करने में सक्षम है। उसका नाम है माइकोप्लाज्मा, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा, एसिटेबुलेरिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव ऐसा है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। मतलब अगर आपसे ऐसे कहूं कि पादप और एक एनिमल, मतलब कहूं जानवर, कहूं पादप और जीव, जानवर के बीच की एक संयोजक कड़ी है जो कि दोनों के बीच में चली आती है, उसको क्या कि जैसे जीव, सजीव और निर्जीव के बीच में अभी आपने देखा वो विषाणु था, ठीक है। सजीव और निर्जीव के बीच में जो आपने देखा वो ये था, ठीक है। बात समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भैया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका याद रखिएगा वह जो शैवाल होती हैं, ठीक है, शैवाल जो होती है वो आंसर होगा। तो यहाँ पर यूग्लिना है, पैरामीशियम होगा, माइकोप्लाज्मा होगा या क्लोरेला होगा। जरा जल्दी आंसर करेंगे कि जो कहाँ पादप और जानवर दोनों के मध्य का जो बीच में है वो पाया जाता है। तो ये मेरे भैया यूग्लिना होता है, ठीक है, यूग्लिना हुआ, ठीक है। ये सब किसमें आते हैं, साइनोबैक्टीरिया में आते हैं। अगर मैं आपको नीलहरी शैवाल भी कहता तो वो भी आंसर हो जाता, ब्लू ग्रीन एल्गी भी अगर कहता आपसे तो वो भी आंसर हो जाता, ठीक है।
तो यहाँ पर तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, योग लेना। समझ में आ रही बात। तिलचट्टा किस वर्ग का है, कॉकरोच। कॉकरोच, कॉकरोच की बात की गई है। तिलचट्टा किस वर्ग में आता है आपको बताना है, मांसाहारी, रुधिराहारी, शाकाहारी या सर्वाहारी। ये किस में आ रहा है आप बता सकते हैं कि जो आपका कॉकरोच है वो किस कैटेगरी में आ रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यह सर्वाहारी में आता है। किस में आता है, सर्वाहारी में आता है। ठीक है, समझ में आ रही बात आप सभी को। किस में आ रहा है, ये सर्वाहारी में आ रहा है। कॉपी में नोट भी करते चला चलिए आप लोग। ठीक है, सर्वाहारी का मतलब यहां पर होता है ओमनीवोर्स कह सकते हैं आप। ठीक है, क्या कहेंगे, ओमनीवोर्स। ठीक है, क्या कहा जाता है, ओमनीवोर्स। ठीक है, क्या कहेंगे आप, ओमनीवोर्स। क्लियर। अच्छा, इसके पास 13 चैम्बर का हार्ट होता है। 13 चैम्बर हार्ट होता है इसके पास, बड़ा जिगरा वाला है ये। ठीक है, 13 चैम्बर का हृदय होता है आपका किसके पास, किसके पास, कॉकरोच के पास। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है, आपको पता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दो में डिवाइड किया गया है। वो है माइक्रोसिस्टिस, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, क्लोरेला। मैंने अभी आपको जस्ट 1 मिनट पहले एक प्रश्न में बताया है कि सबसे छोटा जीव जो है आपका वो कौन सा है। अब क्या अभी इन ऑप्शंस को देख करके भी हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मैंने अभी आपसे कहा वो क्या है, उसको माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। देखो बच्चों, आप सभी लोगों को मैं बहुत आराम से, जहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए मैं ज़रूर दे रहा हूँ। आप बस केवल क्लास को एंजॉय करते रहो बस। ठीक है, जितने लोग भी हो, मैटर नहीं कर रहा है, जितने लोग भी देख रहे हो आप, बस आप सही से एंजॉय करो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता ये आपको बताना है, यहां नहीं लिखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्थायी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस को दूर करना है अगर आपको, ठीक है, तो आप क्या नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, या उसके इस्तेमाल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उबालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर अस्थायी कठोरता होती तो आप वाटर को बॉयल करके क्या काम कर सकते थे, वाटर को बॉयल करके आप उसकी अस्थायी कठोरता को हटा सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स हैं उनसे अस्थायी और स्थायी कठोरता होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा 28 में क्या नहीं प्रयोग कर सकते हैं, उबालना। बाकी कास्टिक सोडा को मिला करके या सोडियम कार्बोनेट या आसवन डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करके आप इसकी स्थायी कठोरता को, परमानेंट हार्डनेस को कुछ हद तक खत्म आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उबालने से आप स्थायी कठोरता को खत्म नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न आइए, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है, ये जरा बताइए। उसे रोजाना साफ करना मुश्किल होता है, इस वजह से। काली सतह ऊष्मा की सुचालक होती है, इस वजह से। काली सतह ऊष्मा की कुचालक होती है, इस वजह से। या काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इस वजह से। मैं अंदर की बर्तन की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप लोग गांव वगैरह से संबंध रखते होंगे तो आपने पुराने समय में देखा होगा, जो अपनी हंडी वंडी चढ़ाई जाती थी उस पे काले रंग को पोत दिया जाता था। आपने देखा होगा ये बात, ब्लैक पेंट से पूरा पोत दिया जाता था उसको। क्या कारण हुआ करता था, क्या कारण हुआ करता था ये आपको बताओगे, या पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है। मैंने तो देखा है, हालांकि जो मेरी ग्रैंड मदर हैं वो बर्तन को धुलने के बाद जो बढ़िया जो एल्युमिनियम का हंडा उंडा चढ़ाया जाता था पहले, उसको जो राख होती थी उसको ऐसे नीचे नीचे राख से क्या काम करती थी, उसको ढकती थी।
ठीक है, ताकि वो ऊष्मा को क्या काम करे और अच्छे से अवशोषित कर ले, ये उसका नियम होता था। तो जरा इसका आंसर करेंगे 29 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया। तो याद रखिएगा कि जो ब्लैक कलर है आपका, जो बाहर से किया जा रहा है, वो काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। आजकल के जो ब्लैक कोटिंग्स लगाई जाती हैं, आपको पता ही है वो किस चीज़ की कोटिंग है, टेफ्लॉन की कोटिंग्स जो लगाई जाती हैं नीचे, ताकि नॉन स्टिकी बर्तन जो होते हैं वो चिपके ना। वो एक तो नॉन स्टिकी के लिए रहता है कि चिपके ना जलने पर, है ना, तो समझ रहे हैं आप बात। लेकिन यहाँ पर प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा गया है, जो बाहरी किया जाता है कोटिंग। हालांकि आपको वैसे देखने को नहीं मिलेंगे, पर गांव वगैरह में आज भी मेरे यहाँ रखे हुए कुछ बर्तन वहाँ उसमें देखने को मिलता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए, तो देखिए ज़मीन से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है यार आज के टाइम पे। एक प्रकाश वर्ष इसकी एक यूनिट है, किसकी, समय की है, दूरी की है, प्रकाश की गति की है, या प्रकाश की तीव्रता की है। ठीक है, तो आंसर बताएंगे। जो प्रकाश वर्ष होता है, जिसे लाइट ईयर के नाम से जाना जाता है, लाइट ईयर के नाम से जाना जा रहा है, यह किसकी यूनिट है, तो याद रखिएगा यह दूरी की यूनिट है। अच्छा, एक खगोलीय इकाई भी बोला जाता है, खगोलीय इकाई भी एक यूनिट है, जिसको अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, एयू के नाम से जाना जाता है। यह भी दूरी की यूनिट है। ठीक है, यह भी दूरी की यूनिट है। प्रकाश की तीव्रता के लिए अगर देखेंगे तो यह प्रकाश से संबंधित देखेंगे, कैंडेला, ल्यूमेंस, जो भी नाम आए इसमें आप इन दोनों नामों को ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। एक प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है, एक लाइट ईयर का मतलब होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। एक वर्ष में 365 दिन, 365 दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में 24 घंटे, एक घंटे में 3600 सेकेंड, और एक सेकेंड में जो रफ्तार चलती है वो 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर चलती है। गणित है, केवल लगा करके इसका आंसर कर लेंगे तो एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई जो दूरी है वो आपको पता लग जाएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए आंसर हो जाएगा दूरी। 31वें प्रश्न पर आइएगा जरा। कैलामाइन किस धातु का अयस्क है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कैलामाइन जो है वो मैंगनीज का है, जस्ता का है, एल्युमिनियम का है, या सोडियम का है? जो कैलामाइन है वो किसका है? कैलामाइन, कैलामाइन, जल्दी आंसर करिए, सोचिए, थोड़ा सोचिए, इसको सोच करके आंसर करिए जरा जल्दी से। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो भैया ये जस्ते का है। ठीक है, किसका है? जस्ते का है। इसको सोने साइड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कैलामाइन याद रखिएगा। और अगर एल्युमिनियम का बहुत अच्छा अयस्क देखेंगे आप तो बॉक्साइट याद रखिएगा। ठीक है, बॉक्साइट। क्लियर? अगले प्रश्न पर आइए। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक गाड़ियों में रहते हैं, या जहां पर आप गाड़ियों के पीछे लिखा देखते हैं पावर ब्रेक, वो सब हाइड्रोलिक्स के ऊपर कार्य करते हैं। जेसीबी जो खुदाई करती है वो हाइड्रोलिक्स के ऊपर कार्य करती है। जहां सर्विस सेंटर में जाएंगे तो बड़े बड़े वजन हाइड्रोलिक्स के माध्यम से उठाए जाते हैं, वो सब, ये सब के सब पास्कल के नियम के ऊपर कार्य करते हैं। किसके नियम के ऊपर कार्य करते हैं? पास्कल के नियम के ऊपर कार्य करते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स किसके ऊपर नियम के ऊपर कार्य कर रहे हैं? ये सब पास्कल के नियम के ऊपर कार्य कर रहे हैं। पास्कल का नियम के लिए अगर एक सूत्र एक छोटा सा लिखूं, P1A1 बराबर P2A2। अगर ये इस तरह से सिस्टम बनाया गया है, इसको और पतला कर दीजिए आप, तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो आप प्रेशर और यहाँ का जो क्षेत्रफल है ये किसके बराबर होगा? P2A2 के बराबर होगा। अगर यहाँ का क्षेत्रफल कम रखेंगे तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा, जबकि इधर से आप प्रेशर कम लगा सकते हैं। ठीक है, तो यही पास्कल का नियम है जो कि जिसके ऊपर ये पूरा कार्य कर रहा होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य आर्किमिडीज के नियम का अनुसरण नहीं करता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है भैया? आर्किमिडीज का सिद्धांत यही कहता है कि अगर किसी द्रव में
कोई वस्तु आंशिक या पूरी तरह से डुबाई गई है तो उसके ऊपर एक उत्प्लावन बल लगता है। यह उत्प्लावन बल उतना ही होता है जितना कि जो जल उसने विस्थापित किया उस वस्तु के उसके भार के बराबर होता है। कितना उत्प्लावन बल लगेगा नीचे से द्रव के आपका वस्तु के ऊपर, जितना उस वस्तु ने वो जो वहां से लिक्विड हटाया है उसका भार जो होगा उतना ही नीचे उत्प्लावन बल लगता है। भार और उत्प्लावन बल दोनों की यूनिट सेम होगी, न्यूटन्स में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये बताइए आर्किमिडीज के नियम का अनुसरण नहीं करता है। लोहे के जहाज का पानी पर तैरना बिल्कुल करता है। ठीक है, बिल्कुल करता है। जीवन रक्षक की पेटी जो आप क्या पहनते हैं, स्विमिंग सूट्स में आपने देखा होगा एयर बैग्स होते हैं, जो एयर बैग्स वो भी क्या काम करते हैं, वो भी इसी पे कार्य करते हैं। जीवन रक्षक पेटी जो होती है आपकी। पनडुब्बी, जी हाँ, सबमरीन्स भी किसके नियम के ऊपर कार्य कर रही हैं, इसके नियम के ऊपर कार्य कर रही हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत के ऊपर। लेकिन जो ये सीटी स्कैन होता है, सीटी स्कैन जो होता है ये किसके ऊपर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर कार्य करता है। किसके ऊपर कार्य करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर कार्य करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। और सीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर टोपोग्राफी, कंप्यूटर टोपोग्राफी। ठीक है, शरीर के आंतरिक भागों को जांच के लिए सीटी स्कैन का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसका नहीं करता है, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, चौथा पार्ट। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए। ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है। ठीक है, तो ध्वनि आपको मालूम है कि जो साउंड होता है, साउंड जो होता है वो किस प्रकार की किरण आपकी तरंग है, तो यह अनुदैर्ध्य तरंग होती है। क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ठीक है, जिसके कण या जो इसका मोशन होता है और इसमें जो कण वाइब्रेट करते हैं वो किसकी दिशा में कर रहे होते हैं, इसकी दिशा के समानांतर ही गति कर रहे होते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स उन्हें कहते हैं, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगे उन्हें कहते हैं जो जिस माध्यम में यह चल रही हो उस माध्यम के कण इस तरंग की दिशा में ही कंपन करते हैं या समानांतर कंपन करते हैं। ऐसी तरंगों को क्या कहा जाता है, अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। लेकिन अगर माध्यम के कण तरंग की चाल के लंबवत कंपन करते हैं, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करते हैं, तो ऐसी तरंगों को ट्रांसवर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ कहा जाता है। तो यह अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, याद रखिएगा। हमेशा अनुदैर्ध्य तरंगों के चलने के लिए, ठीक है, यह कभी भी पोलराइजेशन नहीं दिखाती हैं, ध्रुवण नहीं दिखाती हैं, पोलराइजेशन नहीं दिखाती हैं, याद रखिएगा। ध्रुवण अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं होता है। जबकि जो प्रकाश है आपकी, प्रकाश जो है यह एक अनुप्रस्थ तरंग है जिसको अंग्रेजी में ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है, ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। यह अनुप्रस्थ तरंगे जो हैं यह पोलराइजेशन शो करती हैं, ध्रुवण शो करती हैं। ठीक है, पोलराइजेशन शो करती हैं। साउंड को चलने के लिए माध्यम की सख्त आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश के लिए माध्यम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। साउंड सबसे ज़्यादा तेज सॉलिड में, ठोस में, उसके बाद द्रव में, लिक्विड में, और सबसे कम गति इसकी गैसियस माध्यम में होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए किस प्रकार की तरंग है, तो यह अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल तरंगे हैं। ठीक है, असुमेलित तथ्यों को पहचाने, तरंगे खोजकर्ता, गामा किरण बैकुरल ने खोजा है, एक्स किरण विलियम रॉन्टजन ने खोजा है, रेडियो तरंग मार्कोनी ने खोजा है, और अवरक्त किरणों की खोज जो है वो रीटर ने की है। अब यहाँ पर क्या आपको आंसर करना है, जरा जल्दी से आंसर कर दें भैया, जरा जल्दी आंसर कर दें, जरा जल्दी से आंसर कर देंगे तो सही रहेगा कि इनमें से कौन मैच नहीं है, कौन मैच नहीं किया है, ये आपसे बात पूछी गई है। ठीक है, ये आपसे बात पूछी गई है, कौन मैच नहीं किया है। ठीक है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, जल्दी से आंसर करिए। क्या पहला जो लिखा है, ठीक है, क्या जो पहला लिखा है गामा किरण उसकी खोज बैकुरल ने की है, जल्दी से बताइए। सही है, सही है,
सही है कि बात नहीं है? ठीक है, सही है जी हाँ, एकदम सही लिखा है। तो गामा किरण की खोज बैकुरल ने की है। ठीक है, एक्सरे किरण की खोज विलियम रॉन्टेजन, सही लिखा है। रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी, ठीक है ना। और अवरक्त किरणों की खोज की है हर्शल ने की है, विलियम हर्शल ने की है। ठीक है, रीटर ने नहीं की है, तो ये गलत लिखा है। तो हमको पूछा है कौन तरंगे असुमेलित, जो सही से मैच नहीं है, तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, जो कि मैच्ड नहीं है। तो गामा किरण बैकुरल एकदम सही, एक्स किरण विलियम रॉन्टेजन एकदम सही, रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी ने एकदम सही, लेकिन अवरक्त किरणों की खोज विलियम हर्शल ने की थी, ना कि रीटर ने की थी, ना कि रीटर ने की थी। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए। हमारी आंखें किस लेंस की भांति कार्य करती हैं? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस या परवलयिक लेंस उसकी भांति कार्य करती हैं। आप पढ़े होंगे यार इसको, इसमें तो कोई मुझे नहीं लग रहा है कि किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। आप तुरंत आंसर कर दीजिए। हमारी जो आंखों में लेंस रहता है, मैंने कई बार फिगर बना करके बताने का प्रयास किया, वो इस तरह का रहता है। ठीक है, यह उत्तल लेंस की भांति काम करते हैं। और कहाँ पर इमेज बनाती हैं? रेटिना पर। कैसी बनाती हैं इमेज? याद रखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के आकार से छोटा, एवं वस्तु के आकार से मेरा भैया छोटा, वस्तु के आकार से छोटा। क्या बातें समझ में आ गई आप सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो जरूर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए खैर आगे चलते हैं जरा। किसी भी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु कितने बड़े दर्पण की आवश्यकता होती है? अगर मैं ही खड़ा हूं, मेरे को अपनी ये सुंदर सा मुखड़ा देखना है अगर शीशे में, और पूरा का पूरा देखना है कि जो भगवान ने दिया है ना, तो वो भैया हमको कितना बड़ा दर्पण चाहिए होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, हालांकि ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी दर्पण से दूरी भी मायने रखती है। मैं कह रहा हूं कि आप छोटा ही मिरर लीजिए, लेकिन अगर आपकी आंखें अच्छी हैं तो आप दूर से भी अपना पूरा इमेज उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमेशा व्यक्ति की लंबाई का कम से कम आधा हो, ये जो सही भी है एक तरीके से, तो व्यक्ति की लंबाई का आधा, हाफ लेंथ का होना चाहिए, है ना। अगर मेरी जैसे मेरी जो हाइट है वो 5'10" के आसपास है, ठीक है, तो 5'10" के लिए उसका आधा कर दो, है ना, तकरीबन कितना चाहिए? 2.5 के आसपास चाहिए। तो लेंथ जो है, अगर आपको पूरा आपका इमेज देखना है तो वो लेंथ मिरर की कितनी होनी चाहिए? हाफ होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लो हाफ से कम है तो क्या नहीं दिखेगी? नहीं, थोड़ा सा पीछे हट के देख लो। तो पता नहीं आयोग ने ये किस तरह से सवाल पूछा है, लेकिन इसका आंसर आपने अभी भी क्या काम करना है? व्यक्ति की लंबाई का आधा। अगले प्रश्न पर आइए। अवरक्त तरंगों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। कहां पर नहीं किया जा सकता है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है कि अवरक्त किरणों का प्रयोग आप किन जगहों पर नहीं कर सकते हैं। जरा जल्दी से आंसर कर दो बंधु। ठीक है, रात्रि चश्मों में, अच्छा, टीवी रिमोट कंट्रोल में, एलईडी में, पेट्रोल संसाधनों का पता लगाने में। ठीक है, तो जरा जल्दी से आंसर कर लीजिए कि रात्रि में जो देखने के लिए चश्मे प्रयोग किए जाते हैं उनमें, टीवी रिमोट कंट्रोल में। मैंने कई बार इस प्रश्न को बताने का प्रयास किया है आप सभी लोगों को। ठीक है, तो रात्रि के चश्मों में, जी हाँ बिल्कुल, इंफ्रारेड जो है चश्मे इस्तेमाल किए जाते हैं देखने के लिए। टीवी रिमोट कंट्रोल में, जी हाँ, उसमें भी अवरक्त किरणों का मतलब इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जा रहा है। एलईडी में बिल्कुल इंफ्रारेड का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेरे भैया पेट्रोल संसाधन का पता लगाने में इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है इंफ्रारेड का पता लगाने में। बाकी इन तीनों में इंफ्रारेड अपना काम कर रही है, ठीक है, लेकिन पेट्रोल संसाधन का पता लगाने में कोई कार्य नहीं कर रही है। ठीक है, अगला प्रश्न। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में, समानांतर क्रम में, किसी भी क्रम में। मतलब कि ये सीरीज में लगे रहते हैं, सीरीज कनेक्शन में लगे रहते हैं, मिक्स्ड कनेक्शन में लगे रहते हैं, समानांतर मतलब पैरेलल कनेक्शन में लगे रहते हैं, किस में लगे रहते हैं? मैंने आपको बताया है, ये पंखा ऐसे, ये बल्ब ऐसे,
फिर से पंखा ऐसे, ये सब किस क्रम में इस तरह लगाए जाते हैं ताकि अगर एक खराब हो जाए तो दूसरे के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, पहला सब जगह बराबर विभवांतर रहेगा, वोल्टेज रहेगा। तो यह हमेशा किस में लगाए जाते हैं, समानांतर क्रम में लगाए जाते हैं। घरों में जो सर्किट होती है वो हमेशा याद रखिएगा पैरेलल कनेक्शन में होती है, समानांतर क्रम में लगाई जाती है। आज का आखिरी प्रश्न, हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है। हास्य गैस जो होती है आपकी, जिसको लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, उसका सूत्र क्या है, जरा जल्दी से आंसर करिए। तो उसका सूत्र होता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं उसको, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको निश्चेतक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसका फार्मूला क्या है, N2O। ठीक है, क्या है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। और ये ग्रीन हाउस गैस भी है। ठीक है, हास्य गैस है, ग्रीन हाउस गैस है और इसको निश्चेतक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, एज एनेस्थीसिया के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही सारी बातें आपको। तो चलिए बंधुओं, यहाँ पर आज का सेशन आपका कंप्लीट होता है। आप सब ने इतनी देर सपोर्ट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और याद रखिएगा, इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, पूछे जाते रहे हैं। जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने आपको क्लास में दिए हैं उनको भी जरूर याद रखिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, इधर से आपके प्रश्न बहुत फंसने वाले हैं, क्योंकि हम उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने रख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके एग्जाम में। मुलाकात करते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग मुझे विदा दीजिए। नमस्कार। और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी, डिस्कस विद श्री में, डिस्कस विद श्री में इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नमस्कार, धन्यवाद।